इमरान खान साहब ने तो ये हथियार नहीं देने थे, लेकिन आपको पता है कि हथियारों का धंधा या जंग का धंधा वो बड़ा कारोबारी जबरदस्त किस्म की कारोबार है एक, और उससे बहुत मुनाफा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जनाब पाकिस्तान ने 850 मिलियन डॉलर्स का असलहा फराहम किया यूक्रेन को, उमर अयूब साहब के बकौल, और ये अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं 2,93,104 शेल्स। यानी पाकिस्तान ने 2,93,104 शेल्स जो है वो फराहम किए यूक्रेन को, जो पाकिस्तान के पास थे। और अगर यूक्रेन रोजाना के हिसाब से 155 mm आर्टिलरी शेल्स 5,000 भी चलाता रहा एवरेज से, तो पाकिस्तान ने लगभग 2 महीने का सामान उन्हें मुहैया किया कि 2 महीने आप शेल्स चलाते रहे तो सप्लाई जो है वो 2 महीने की सप्लाई पाकिस्तान की जानिब से गई है। अब सवाल ये पैदा होता है, उमर अयूब साहब ने जो आखिर में सवाल उठाया वो ये है कि अब इंडिया के खिलाफ हमारे पास कितने शेल्स बाकी हैं, ये उन्होंने सवाल उठाया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जब भी जंग होती है तो जो सबसे क्रूशल चीजें होती हैं या सबसे ज्यादा जिन चीजों की जरूरत होती है जंग में इंडिया के खिलाफ, वो 3 चीजें हैं। नंबर 1 अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद, नंबर 2 एयरफोर्स, और नंबर 3 आर्टिलरी। ये 3 चीजों की आपको जरूरत होती है कि ये शेल आपको चाहिए होते हैं, एयरफोर्स आपको चाहिए होती है, और वैसे भी लड़ाई जो है वो नॉर्मली ऐसा लगता है कि एयरफोर्स की ही होगी। भारत ने एयरफोर्स में बहुत इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम में भी बहुत इन्वेस्टमेंट की है गुज़िश्ता 5-6 सालों में, और पाकिस्तान ने भी इस शोबे में काम किया है। भारत ने रोला ज़्यादा डाला है, पाकिस्तान खामोशी से काम करता है। देखते हैं कि इस दफ़ा अगर कोई बार का होता है तो किसे कामयाबी मिलती है। नाज़रीन, खुदा खुदा करके नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट आया है, लेकिन स्टेटमेंट आप पहले सुन लें। कोई उम्मीद बांधने से पहले मियाँ साहब ने कहा कि कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है, तमाम सियासी जमातों का यक ज़बान होना खुश आइंद है। मियाँ साहब ये धांधली के ऊपर यक ज़बान नहीं हुए, आप यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गए हैं, इसके ऊपर अभी भी ये तनाज़ा मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ इकट्ठे हुए पाकिस्तानी, क्योंकि सारे पाकिस्तानी जानते हैं कि इंडिया जारहियत करेगा या बम फेंकेगा तो वह बम ये नहीं देखेगा कि ये पीटीआई वाला है या नून लीग वाला है या पीपल्स पार्टी वाला है या जमात इस्लामी वाला है। वो आकर दड़ल गिलना है बम ने, और उसने जब फटना है तो उसने नहीं देखना कि किसका, सबके खून का रंग एक है, सब एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, तो अपने जो दुश्मन के खिलाफ तो सारे इकट्ठे ही होंगे। लेकिन जो कुछ आपने पाकिस्तान में किया उसके ऊपर कौम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। लेकिन एक और चीज है जो मियाँ साहब से बिल्कुल इस बात की तवक्को थी कि मियाँ साहब ने स्टेटमेंट दिया, बिल आखिर मियाँ साहब बोले, लेकिन इसके बावजूद मियाँ साहब ने अपने यार, अपने दोस्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी नहीं बोला, ना भारत के खिलाफ ना नरेंद्र मोदी के खिलाफ मियाँ साहब ने कोई एक लफ्ज नहीं बोला, हालांकि उन्हें बोलना चाहिए था। अब मियाँ साहब के हवाले से जो है वो एक और दावा भी है मेरे पास, और मैं ये दावा आपके सामने रखता हूं, फिर एक खबर भी आपको देता हूं। ये अब्दुल बासित साहब हैं, और वो ये फरमाते हैं कि 10 अप्रैल 2016 को हमारी कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई गई हमारे मुल्क में। 2016 में नवाज शरीफ वजीर आजम थे, कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में सजाए मौत सुनाई गई, और मई के महीने में भारत आलमी अदालत इंसाफ में चला गया। यानी अप्रैल में कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई गई और मई में भारत आलमी अदालत में चला गया। पाकिस्तान को उसका बाइकआउट करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने उसका बाइकआउट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान आलमी अदालत में भारत के पीछे पीछे चला गया, और उस वजह से आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं। पाकिस्तान कुलभूषण यादव को सजाए मौत नहीं दे सकता। अब ये इसके पीछे मियां नवाज शरीफ साहब का बाकायदा हाथ था, क्योंकि 2016 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। नवाज शरीफ साहब को भारतीय दोस्तों ने कह दिया था कि कुलभूषण यादव को सजाए मौत नहीं होने देनी है आपने। मियां साहब ने कहा जी जो हुक्म। उसके बाद मियां साहब की हुकूमत ने और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर फैसला किया, और ये भारत के पीछे पीछे आलमी अदालत इंसाफ में चले गए। हालांकि आलमी अदालत इंसाफ में अगर आप ना जाना चाहें तो आप ना जाएं, आप उसको कबूल ही ना करें। ये जब तक दोनों फरीकैन नहीं जाते तब तक वहां पे केस चलता ही नहीं है, लेकिन ये मौका दिया गया। इमरान खान के हवाले से नाजरीन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक खबर है, राणा सनाउल्लाह साहब ने तस्दीक कर दी उस बात की जो हम बड़े लंबे अरसे से कह रहे हैं। यानी लोग इसको मानते नहीं हैं, लेकिन अब राणा सनाउल्लाह साहब जो खुद हुकूमत का हिस्सा है, वफाकी हुकूमत हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं, सवाल उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और उन्हें मुशावरत में शामिल किया जाए कौमी यकजहती के लिए। तो इस पर राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान ना रिहा होने को तैयार है ना बैठने को तैयार है, आप बताएं हम इनका क्या करें।
देखिए, एक तो राणा साहब, हुकूमत की इतनी औकात ही नहीं है कि वो बैठ के कोई बात कर सके। हुकूमत तो इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवा सकती उनकी बहनों से या उनके रिश्तेदारों से या उनके साथियों से या उनके वकला से, बल्कि हुकूमत आलाकार के तौर के ऊपर मरियम नवाज और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर वहां पर रोकते हैं बाकायदा कि मुलाकात हो ना जाए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान बैठने को तैयार है, बात करने को तैयार है, लेकिन जो बाइख्तियार लोग हैं उनके साथ बात करने को तैयार है, लेकिन वो डील नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम यह है कि वो ये कहता है कि बातचीत करो मेरे साथ, मसले का हल निकालो, लेकिन मुझे कोई डील नहीं चाहिए। इमरान खान कहता है कि मैं नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता और ना मैं कभी नवाज शरीफ बनूंगा। इमरान खान की कोई भी बातचीत हुई तो ये याद रखिएगा कि आखिर में यह प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि इमरान खान भी अब नवाज शरीफ बन गया है। यानी अब जो इमरान खान के मुखालिफिन के पास आखिरी हल बचा है, आप अंदाजा कीजिए कि नवाज शरीफ साहब किस लेवल पे पहुंच गए हैं। वो आखिरी हल ये है कि इमरान खान को नवाज शरीफ करार दे दो कि नवाज शरीफ तो बर्बाद हुआ, इमरान खान को भी बर्बाद करवा देते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कुछ ना कुछ करके अपना इक्तदार बचाकर रखते हैं। लेकिन इमरान खान इस पर बांध नहीं रहा। अब इमरान खान के पास तीन रास्ते हैं इमरान खान के पास। या तो वो नवाज शरीफ बन जाए, पहला रास्ता, जिससे इमरान खान साहब ने इनकार किया कि नवाज शरीफ मैं नहीं बनूंगा। इमरान खान के बाद दूसरा रास्ता यह है कि वो जेल में लंबा अरसा गुजारने के लिए तैयार हो जाए जब तक कि यह निजाम थक के इमरान खान साहब को बाहर ना निकाल दे। यह है दूसरा रास्ता जो इमरान खान साहब के पास है। तीसरा रास्ता यह है कि इमरान खान साहब अवामी ताकत से इस निजाम को शिकस्त देकर बाहर आ जाए, लेकिन इसके लिए उनकी लीडरशिप को हौसला करना पड़ेगा, उनकी लीडरशिप को तगड़ा होना पड़ेगा। लीडरशिप ने अवाम को कमजोर कर दिया, उल्टा डी चौक में ले जाते हैं लोगों को और वहां से खुद भाग जाते हैं, और ये बार बार किया। और अली अमीन गंडापुर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अली अमीन गंडापुर अगर बहादुरी दिखाते, दिलेरी दिखाते, तो आज सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती। अली अमीन गंडापुर एक सूबे का वजीर आला है और उस सूबे के सया सफेद का मालिक है। वहां की अवाम उसके साथ खड़ी हुई है, वो बहुत ताकतवर है। वहां पे इतना मैंडेट कभी किसी को नहीं मिला। वो जितना चाहे दबाव डाल सकता था वफाक के ऊपर, लेकिन बदकिस्मती से उसने दबाव में आना पसंद किया, दबाव डाला नहीं। हत्ता कि जिन लोगों को वो लेकर आए थे इस्लामाबाद, उनको इंसाफ तक नहीं दिलवा सके। अब 4-4 महीने की सजा हो गई है। 26 नवंबर को जिन लोगों को एहतजाज के लिए अली अमीन गंडापुर लेकर गए थे ना इस्लामाबाद, उनको 4-4 महीने की सजाएं दे दी अदालत ने। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग कत्ल हुए उनको इंसाफ नहीं मिला, जो लोग जख्मी हुए, जिन्हें गोलियां लगी, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। गोली किसने चलाई कोई पता नहीं, सीसीटीवी फुटेज कहां है कोई पता नहीं, कत्लों के मुकदमे कहां हुए कोई पता नहीं। दूसरी बात यह है कि जो लोग जबरी तौर पे लापता हो गए थे उस दिन, या जिनकी लाशें गायब हो गई थी, या जो अगवा कर लिए गए थे, वो डाटा देती थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 50 लोगों का। अली अमीन गंडापुर ने खुद क्लेम किया कि जनाब कुछ मिल गए हैं, हमारे 35 के करीब लोग रह गए हैं। उसके बाद से लेकर अब तक ना किसी ने पूछा ना इन्होंने बताया। तो वो लोग कहां गए, ये भी एक बड़ा सवाल है